बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 4 अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स और ख़बरें हैं, उस हवाले से आपको आगाह करूंगा। एक तो मुस्लिम लीग नून को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन पूरा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोहफ़ा मिला है, और वो तोहफ़ा कम और दिन दिहाड़े एक डकैती, चोरी की एक वारदात बड़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी अदालतें खुली होने के बावजूद, सारा मीडिया ओपन होने के बावजूद कोई हक और सच की बात नहीं कर रहा। खौफनाक डकैती की वारदात है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, और अगला लहे अमल क्या हो सकता है उस हवाले से भी बताएंगे। मुस्लिम लीग नून आज बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं इस्लामाबाद की, उनसे भाग गई है, और अदालत को भी आगाह कर दिया गया है कमीशन की तरफ से। जलसों के हवाले से तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तब्दील की है और एक जलसे की तारीख चेंज की है। इस जलसे की तारीख को क्यों तब्दील किया गया है और कोर कमेटी के इजलास के अंदर क्या डिस्कशन हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सबसे अहम और सबसे संगीन, सबसे खौफनाक, तकलीफ दे और परेशान कुन जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में सुबायत को हवा दी जा रही है, लसानियत को हवा दी जा रही है, और एक नई खाना जंगी की कोशिश की जा रही है, और इसका खुरा मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहा है। इन 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आगाज़ करते हैं NA 79 गुजरांवाला, जहाँ से 8 फरवरी या 9 फरवरी को जब नतायज बाद में आए, तब तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे एहसानुल्लाह विर्क, वो कामयाब हुए थे लगभग 1,04,000 कुछ वोट हासिल करके। जुल्फ़िकार अली भिंडर तमाम तर कोशिशों के बावजूद 99,000 के ऊपर पहुंचे, तकरीबन 5,000 की लीड से वो हार गए थे। इलेक्शन कमीशन ने इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया। वो 5-6 महीने तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ हालात बिगड़ते देखे तो जुल्फ़िकार भिंडर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, और इलेक्शन कमीशन जो रिकाउंट करके मुस्लिम लीग नून की सीट बढ़ाना चाह रहा था, उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट गए, और लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला। फिर भिंडर साहब जो है फिर रिलीफ मिलने के बाद दोबारा कुछ अरसे बाद लाहौर हाई कोर्ट ने वो पिटीशन खारिज कर दी, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस केस को सुनकर फैसला करने का कहा, और फिर इलेक्शन कमीशन ने 26 अगस्त को इसका फैसला किया, और 27 अगस्त को फैसला जारी कर दिया गया कि 2 रोज़ में जो रिटर्निंग ऑफिसर कंसर्न है वो रिकाउंटिंग करें, दोबारा फॉर्म 49 जारी करें अगर तब्दील होती है, और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और 2 दिन की रिपोर्ट, 2 दिन में रिपोर्ट मांग ली गई थी। अब वो रिपोर्ट भी आ गई है, फॉर्म 49 भी आ गया है, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो जुल्फ़िकार अहमद भिंडर थे मुस्लिम लीग नून के, वो तकरीबन 3,000 की लीड से जीत गए हैं, और जो एहसानुल्लाह विर्क थे PTI के, वो 3,000 के मार्जिन से हार गए हैं। अब मैं हैरान हूँ कि 1,04,000 वोट हासिल करने वाला जो उम्मीदवार है वो अब 92-91,000 के ऊपर आ चुका है, और या 91,000 के ऊपर आ चुका है, और जो 99,000 वाला था वो उनसे ज़्यादा हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त पहले गिनती होती है, जब पहले नतीजा तैयार किया जाता है, उस वक्त जो मुस्तरद वोट होते हैं वो 12,000 होते हैं, और अब वो मुस्तरद वोटों की तादाद 2-100 कम 24,000 हो जाती है। ये एक दिन दिहाड़े डकैती है। यही पैटर्न आपको नज़र आया होगा NA 154 लोधरा में। वहाँ पर भी दबाव डालकर, कहानी डालकर जो अब्दुर्रहमान कांजू हैं उनको जितवा दिया गया, और राना फराज नून साहब को हरवा दिया गया, और ये रिपोर्ट में दिया गया कि सूबाई असम्बली के जो वोट थे वो कौमी असम्बली के थैलों के अंदर से निकले हैं। अब पता नहीं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, लेकिन ये सरीहन धांधली, ये सरीहन डकैती है, दिन दिहाड़े ये डकैती है, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। वो ये कह रहे हैं कि जो करना है आपने कर लें, जो उखाड़ना है आप उखाड़ लें। मैंने कुछ दिन पहले भी एक स्टोरी व्लॉग किया था, और उसके अंदर मैंने बताया था कुछ रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को तब्दील किया जाता है, क्योंकि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स की तब्दीली के अंदर आपके इल्म में ही है, आम लोगों के लिए शायद वो खबर नहीं होती, लेकिन जो इलेक्शन मैटर्स जानने वाले हैं उनको पता है इलेक्शंस के बाद जो सेफ हाउसेज होते हैं या जो स्टोर रूम्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के,
جس کے اندر بیلٹ پیپر، بیلٹ باکسز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، وہ کسٹڈی جو ہوتی ہے سٹور رومز کی، وہ ریجنل الیکشن کمشنر کی ہوتی ہے، وہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ اب ریجنل الیکشن کمشنر تبدیل کر کے کہانیاں ایسے ہی ڈالی جا رہی ہیں، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس کے اوپر سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو ووٹ پی ٹی آئی کے امیدوار کو پڑے تھے اس کو ڈبل سٹیمپ کر کے بھی مسترد کیا جا سکتا ہے، ان کو 3 سٹیمپس کر کے بھی مسترد کیا جا سکتا ہے، آگے پیچھے سٹیمپ کرا کے بھی مسترد کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کے ووٹ تبدیل کرا کے بھی ان کی ریجیکٹ کرائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جس کا مقصد فارم 47 کی حکومت کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے، اور اس میں بڑا کلیدی کردار ہے سپریم کورٹ کے کچھ ججز کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ تو یوں تحریک انصاف کی جو ایک نشست ہے وہ قومی اسمبلی سے کم ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی ایک نشست جو ہے وہ ان کو تحفے میں اضافی مل گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے امیدوار صاحب کے پاس جو ہے وہ یہی آپشن ہے کہ وہ الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کرے، اور ٹریبیونل میں اب یہ تو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سیاہی کب کی ہے، یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی اگر آ بھی گئی ہے تو نادرا کے پاس جائے گی، نادرا کا آپ کو پتہ چیئرمین کون ہے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو ایک ٹسل آئے گی، شاید آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ نئے الیکشنز کی طرف ڈیمانڈ کرے اور اپنے جو مینڈیٹ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایک اور اہم اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جو کہ 9 اکتوبر 2024 کو شیڈول تھے، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر شیڈول جاری کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر یہ شیڈول جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں۔ پہلے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا لیکن حکومت نہیں چاہتی تھی، تو الیکشن کمیشن نے 2022 میں انتخابات نہیں کروائے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر چکے تھے، وہاں پر پہنچے تھے۔ لیکن ایک بار پھر جب الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں بھی مکمل کر لیں، شیڈول بھی جاری کر دیا، نامینیشن پیپرز بھی جمع ہونا شروع ہو گئے، تو وفاقی حکومت نے باریک واردات ڈالتے ہوئے، وزارت داخلہ نے، محسن نقوی صاحب نے باریک واردات ڈالتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو بلدیاتی قانون ہے اس کو تبدیل کر دیا، اور ایسا تبدیل کیا کہ ایک تو چیئرمین وائس چیئرمین کا براہ راست الیکشن نہیں ہوگا، عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوں گے، اور دوسرا وارڈز کی تعداد بڑھا دی، جنرل کونسلز کی تعداد بڑھا دی، جس وجہ سے اب الیکشن کمیشن کو دوبارہ حلقہ بندی کرنی پڑے گی۔ اب تو اگر حکومت بچ گئی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب بھی چلے گئے تو اس کے بعد تو شاید نیا قانون نہیں، اس کے اوپر شاید الیکشن کرانا پڑے، یا پھر اگر الیکشن کرائیں گے حالات خراب ہوں گے، اور اگر الیکشن یہ جو پلان ہے یہ ایکسیپٹ ہو گیا یا کسی عدالت نے اس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا تو پھر کہانی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو سینٹ الیکشنز میں جس طریقے سے منڈیاں لگتی نظر آتی ہیں، اب آپ کو پھر اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں بھی منڈیاں لگتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ جو چیئرمین اور وائس چیئرمین کا الیکشن جو لڑیں گے یا پھر جو بنیں گے ان کو کونسلرز نے منتخب کرنا ہے، یا پھر جو دوسرے فیز کے اندر جو 4 اور سیٹیں ہیں ان کو منتخب کرنا ہے، تو انہوں نے مل کر پھر چیئرمین وائس چیئرمین کا الیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے پیسے چلیں گے، وفاداریاں تبدیل کرائی جائیں گی، بلیک میلنگ ہوگی، 100 ایشو سامنے آئیں گے۔ لیکن سیدھی سی بات یہ ہے، جو رپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے امیدوار واضح اکثریت میں اسلام آباد سے جیت رہے تھے، اور حکومت کو یہ خطرہ درپیش آیا، یہ خدشہ درپیش آیا، یہ پریشانی آئی کہ اگر بلدیاتی انتخابات کرائے اور تحریک انصاف کے امیدوار زیادہ جیت گئے تو فارم 47 کی جو 3 سیٹیں ہیں اسلام آباد کے حلقوں کی وہ کمپرومائز ہو جائیں گی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھاگ جائیں۔ بھاگنا تو ویسے بھی ان کی فطرت میں اب شامل ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کی آج کور کمیٹی کا اہم اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کرتے ہیں۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما شریک ہوتے ہیں، اور اس اجلاس میں کچھ اہم منظوریاں لی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی منظوری یہ لی جاتی ہے کہ تحریک انصاف 8 ستمبر 2024 کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ کرے گی۔ جلسہ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دے دی گئی ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے اب چاہے کچھ ہو جائے، گرفتاریاں ہوتی ہیں ہو جائیں، اجازت اگر نہیں دیتے تو بھی الیکشن جلسہ کیا جائے گا، اور اگر اجازت مل جاتی ہے تو ملک بھر سے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ایک پاور شو تحریک انصاف کرے گی۔ لیکن ساتھ ہی جو لاہور مینار پاکستان کے مقام کے اوپر اقبال گریٹر پارک میں تحریک انصاف نے 15 ستمبر 2024 کو جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر۔ اب وہ جلسہ 15 کی بجائے 22 ستمبر کو ہوگا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تو مناسب یہی سمجھا گیا ہے کہ
जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तकरीबात हैं वो मुनक्किद की जाएंगी, लेकिन जलसा जो है वो फिर 22 सितंबर को किया जाएगा। और सुनने में आ रहा था कि तहरीक मिनहाजुल कुरान जो कि अवामी तहरीक या फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जमात है, मजहबी जमात है, उन्होंने भी वहाँ पर कोई प्लान किया हुआ है किसी तकरीब का। तो अब ये 22 सितंबर को करने का फ़ैसला किया गया है, लेकिन ये बात अटल है कि तहरीक इंसाफ अब जलसों से पीछे हटने का वो फ़ैसला कर चुके, वो पीछे नहीं हटेगी, जलसे हर हाल में किए जाएंगे। आखिर में एक इंटरेस्टिंग, खौफनाक, परेशान कुन, तकलीफ़ दह खबर है, वो ये है कि एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान में खाना जंगी कराने की कोशिशें कराई जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर सुबायत को हवा दी जा रही है, एक खौफनाक साजिश रचाई जा रही है और उसका खुरा मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहा है। चंद दिन पहले बदकिस्मती से 25 या 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान के अंदर शनाख्ती कार्ड देकर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया, और इसके ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर गम व गुस्सा पाया जाता है। लेकिन इस गम व गुस्से का हल मुस्लिम लीग नून के कुछ जो हामी ट्विटर अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहाँ से बलोचों और पख्तूनों से नफरत की सूरत में कराया जा रहा है। अब ये प्लान किया जा रहा है कि कोयटा होटल्स जो बनाए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के, और बड़े पॉपुलर भी हैं, अच्छी और म्यारी चीज़ें मिलती हैं, मैं अक्सर चाय वहाँ से पीता हूँ, तो उनका बाइकाट किया जाए। बलोचों और पख्तूनों को कहते हैं कि पंजाब के अंदर शनाख्ती कार्ड देख कर उनको घर ना दिए जाएँ, उनको मकान किराए के ऊपर ना दिए जाए, उनको दुकानें ना दी जाएँ, उनको रहने ना दिया जाए, क्योंकि ये काम पंजाबियों के साथ बलूचिस्तान में हो रहा है। बात यह है कि जज्बात में आकर फैसले नहीं किए जाते, जज्बात में आकर इक़दामात नहीं उठाए जाते, और जज्बात में आकर आप अपनों के ख़िलाफ़ भी नहीं जाया जाता। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी एक अलग मामला है। दहशतगर्दी के ऊपर कौमी इत्तफाक मौजूद है कि दहशतगर्दों से किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो रियासत की रेट तस्लीम करेंगे उनके साथ ठीक, जो नहीं मानेंगे तो उनके साथ वही रवैया इख्तियार किया जाएगा। लेकिन हुकूमतें जज्बात में आकर फैसले नहीं किया करती। पहले भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग की वजह से बहुत सारा नुकसान उठा लिया है। अब इतना बड़ा इशू अफगानिस्तान के साथ नहीं है जितना बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए आप मजहबी जमातों को, जो तालिबान के हवाले से पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं या सियासी जमातें हैं, कुछ रवैया नरम रखती हैं या फिर उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, जैसे जमात उलमा इस्लाम के ताल्लुकात हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तालिबान के हवाले से काफ़ी नरम रवैया रखती रही है। और माजी में जब तालिबान की बुरी हुकूमत आई थी तो इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस में, तो डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान ने बुलवाई थी, तो उनका भी इस्तेमाल करके अपने बॉर्डर्स को सेव किया जा सकता है। जंग कोई हल नहीं होता, इन द एंड आपने मुज़ाकरात करने होते हैं। लेकिन बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस हमले की या फिर उन पंजाबियों के मारे जाने की खबर की या उस इक़दाम की मज़म्मत की है। तो मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि नई साजिश की तरफ ना जाएं, नई खाना जंगी की तरफ ना जाएं। वैसे भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आप माजी में जाग पंजाबी जाग का भी नारा लगाकर पाकिस्तान के हुक्मरानी करने का एक ब्लंडर कर चुके हैं, एक खौफनाक इक़दाम आप उठा चुके हैं। तो अब पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है, और यकजहती के लिए आपको पता ही है कि एक चारों सूबों की जंजीर टाइप कोई सियासतदान आना चाहिए, सियासी जमात आनी चाहिए, कुछ लोग आने चाहिए ताकि लोग उसके ऊपर एतबार करें। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तो और कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो लोगों को एतबार कर ले, लेकिन उसको भी PTI को भी कुचलने की प्लानिंग है। तो अब सेंस को प्रिवेल करना चाहिए, जज्बातियत को नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों के जो लोग हमेशा तफरीक करते रहे हैं, अगर बदकिस्मती से वही अगर हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं तो उन्होंने तफरीक ही पैदा करनी है। तो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।